हेलो, नमस्कार। देखिए, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में हम हमारी अलग-अलग 2 सीरीज़ चलाएँगे। एक तो रहेगा हमारा टोटली मॉडल पेपर्स। आप जैसे देख पा रहे हैं कि 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये कंप्लीट हम पेपर्स हल करने वाले हैं और टोटल 20 मॉडल पेपर्स हल करेंगे। और एक हमारा रहेगा एक-एक टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर से। पहले आप इस मॉडल पेपर को देखिए, आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसी तैयारी आपको अपनी तैयारी परखने का मौका मिलेगा। तो आइए देखते हैं एक-एक करके और आंसर दीजिए और फिर हम एक टॉपिक को भी कवर करेंगे पर डे। पहले हम सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न है हमारे सामने, उन बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का आंसर देने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है कि भरत राम का प्रेम शीर्षक कविता रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। अगर कोई प्रश्न डिफिकल्ट आपको लगता है तो कॉपी पेन लेकर के बैठना है और नोट करना है और आंसर अपना आंसर कंफर्म करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। बाल कांड गलत नहीं है, लंका कांड से भी नहीं लिया गया है, अयोध्या कांड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भरत राम का प्रेम जो है, जब दोनों भाई छोटे थे ना, जब अयोध्या में निवासरत थे, तो उस समय की बात हो रही है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखना कि भाई जब दोनों भाई छोटे थे उस समय की बात है, तो ये अयोध्या कांड से लिया गया है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि यह दीप अकेला कविता में कवि ने दीप को किसका प्रतीक माना है? तो दीपक को यहाँ पर एक व्यक्ति का प्रतीक माना है और व्यक्ति को व्यष्टि भी कहते हैं। व्यष्टि यानी व्यक्ति। तो दीप व्यष्टि का प्रतीक है और कवि यहाँ पर उसे पंक्ति के साथ मिलाने की बात करता है। और पंक्ति जो है वो समष्टि का प्रतीक है, समाज का प्रतीक है, संपूर्णता का प्रतीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यष्टि का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न है कि सुमीरनी के मनके में गुलेरी जी ने बालक से क्या इनाम मांगने को कहा था? एक्चुअली थोड़ा सा प्रश्न इस तरीके से है कि गुलेरी जी ने बालक से इनाम मांगने को कहा था ना, क्या इनाम की बात नहीं करी थी। उन्होंने कहा बच्चा बेटा क्या तुम्हें क्या चाहिए इनाम में बोल बताओ। तो बच्चे ने लड्डू मांगा था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है कि बच्चे बच्चे को इनाम मांगने के लिए कहा था और बच्चे ने क्या मांगा था, तो बच्चे ने लड्डू इनाम में मांगा था। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि जहां कोई वापसी नहीं, पाठ में लेखक को किस पेड़ की याद आती है? आम की, महुआ की, नीम की या पीपल की? तो बच्चों आम की याद आती है क्योंकि कवि बात करता है, लेखक यहाँ पे बात करता है कि वहां पे कभी आम झरा करते थे और इसीलिए उस पे उस गांव का नाम, उस जगह का नाम अमझर हुआ करता था। लेकिन बाद में वो आम उस पर फल आना बंद हो गए, इसीलिए कवि को वो दिन याद आते हैं, वो आम के पेड़ याद आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरदास की झोंपड़ी में भैरव का चरित्र कैसा है? भाई भैरव एक बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है, एक बहुत ही क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है परोपकारी बिल्कुल भी नहीं था, प्रतिशोध और ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति था, बिल्कुल ऑप्शन बी उसके लिए फिट बैठ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ब है। अगला प्रश्न है कि अपना मालवा पाठ में लेखक ने नर्मदा को क्या कहा है? तो इस पाठ में लेखक ने नर्मदा को जीवन दायिनी कहा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिस्कोहर की माटी पाठ में धौड़हा क्या है? तो धौड़हा जो है ये एक विषहीन सांप है, बिना जहर वाला एक सर्प जो है वो बताया गया है। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है कि शेर लघु कथा में शेर के मुंह के बाहर कौन खड़ा है? अब शेर के मुंह के बाहर जब जिसको साक्षात दिख रहा है कि मृत्यु है और फिर भी वहां खड़ा है, तो वो मूर्ख ही हो सकता है, तो वो गधा हो सकता है। तो इसलिए याद रखना कि वहां पर एक गधा जो है वो खड़ा है शेर के मुंह में जाने की फिराक में। उसे ये भरोसा दिया गया था कि अंदर हरी हरी घास खाने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो हमने कई बार इस प्रश्न को किया है और समाचार लेखन की जो सबसे लोकप्रिय शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है। उल्टा पिरामिड शैली के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले इंट्रो या जिसे हम मुखड़ा कहते हैं, भाग दूसरा उसकी बॉडी होती है और तीसरा जो है वो समापन होता है। नेक्स्ट है ककार की संख्या कितनी होती है? तो देखो हमने इस प्रश्न को भी कई बार किया है कि जो ककार हैं समाचार लेखन में जो ककारों का प्रयोग होता है वो टोटल 6 ककार होते हैं और इनको याद करने का सूत्र मैंने आपको सुबह वाली क्लास में बताया है। एक काव्य पंक्ति हम बनाएंगे और उस काव्य पंक्ति के हिसाब से अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप याद हो जाएंगे। इसमें जो 4 आगे वाले जो ककार होते हैं वो आगे वाले 4 ककार जो इसका मुखड़ा होता है
उस मुखड़े में काम में लिए जाते हैं, और पीछे वाले जो कैसे और क्यों जो दो ककार होते हैं वो उसका जो बॉडी होती है उसमें काम में लिए जाते हैं, वो वर्णनात्मक होते हैं। जबकि आगे वाले जो चार ककार हैं, कब, क्यों, कैसे और कहाँ, तो ये जो चार हैं ये सूचनात्मक होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं, ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखो, रेडियो समाचार में बाइट का क्या अर्थ है? तो रेडियो समाचार में बाइट से तात्पर्य कथन होता है, स्टेटमेंट होता है। अगर किसी प्रत्यक्षदर्शी का जो कथन सुनाया जाता है वो उसका बाइट कहलाता है। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसका संवाद, उसका डायलॉग। ध्यान देना, कहानी में कथानक सबसे महत्वपूर्ण होता है, जबकि नाटक में संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है, और कविता में शब्द सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगले प्रश्न देखो कि नेक्स्ट प्रश्न है कि काव्य में सुनने में कड़वे लगने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो काव्य में ऐसे शब्द जो सुनने में कड़वे लगते हैं, वहां पर श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न होता है। ध्यान देना, श्रुति कटुत्व दोष। अगला प्रश्न है कि वीर रस प्रधान कविताओं में प्राय गुण पाया जाता है। तो जो वीर रस से युक्त जो कविताएं होती है, उन कविताओं में प्राय ओज गुण पाया जाता है। 3 गुण होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। नेक्स्ट है कि वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो वंशस्थ जो छंद होता है बच्चों, उसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। वंशस्थ एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। और इसमें गण, एक्चुअली जो वर्णिक छंद होते हैं उसमें गणों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ध्यान रखना, गण पूछे जा सकते हैं या गण के आधार पर बताया जा सकता है कि ये गण पाए जाते हैं, तो वो कौन सा छंद हो सकता है। जो हम, अगर आप रेगुलर हमारी क्लासें अटेंड करते हैं ना, तो हम आपको सारे छंद और काव्य के गुण, काव्य के दोष और आपके जो काव्य खंड, पद्य खंड, गद्य खंड, सब कुछ हम कंप्लीट करा देंगे। और जो हमारी आपको पता होना चाहिए कि क्लास 12 के लिए हमारी रेगुलर क्लासें आती है। सुबह भी हमारी क्लास आती है, शाम को भी हमारी क्लास आती है, दिन में आती है। और बहुत सारे सब्जेक्ट हम आपके हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स हम आपके कवर कराते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। और एक विशेष निवेदन की वीडियो को हाइप करिए। जितना ज्यादा हाइप करोगे उतना ज्यादा हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंडलिया छंद दोहा और रिक्त स्थान के मेल से बनता है। मैंने आपको याद कराया था, हमने जब छंद पढ़े थे ना, उस समय हमने एक ट्रिक सीखी थी कि इसको ट्रिक के साथ हम कैसे याद करेंगे। तो डॉक्टर है एक, डॉक्टर वो कुंडल पहनता है। एक हमने ई आर किया था ना, बट ट्रिक याद करो, और अगर आपने नहीं देखा तो हमारे रेगुलर वीडियो देखते रहो, बिल्कुल हम फिर से आपको ट्रिक के साथ याद करवा देंगे। तो डॉक्टर जो है वो कुंडल पहनता है। तो अब डॉक्टर का शॉर्ट में हम लिखते हैं ना डी आर, तो डी से दोहा, आर से रोला, तो दोहा और रोला मिलकर के कुंडलिया छंद बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहां कारण के होते हुए भी कार्य न हो, वहां अलंकार कौन सा होता है? अब देखो, यहाँ कारण मौजूद है पर फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। और इसका उल्टा होता है कि जहां कारण न होते हुए भी कार्य हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। विभावना का अलंकार के जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तो वो तो हो गया विभावना, जहां कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। और विशेषोक्ति में इसका उल्टा होता है कि कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। अगला देखो, कूलन में, केली में, कचारण में, कुंजन में, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें भाई देखो कि क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे वाले प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 6 प्रश्न अति लघुत्रात्मक आएंगे और हम इन प्रश्नों को हल तो करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आप मुझे बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी। ऐसे टोटल हमारे पास 20 मॉडल पेपर्स हैं। क्या वास्तव में आप चाहते हैं कि हम इन 20 मॉडल पेपर्स को पर डे एक एक मॉडल पेपर के हिसाब से भी अगर हम करते हैं तो बिल्कुल 20 दिन में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम एक दिन में 2 मॉडल पेपर्स करके भी आपको इसका कंप्लीट जो है वो अवेलेबल करा सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप जो है हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सारे मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। तो कैसी रही ये क्लास मुझे बताइए। इसी तरीके से कंटिन्यू करना है और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास होगी, आपका मोस्ट वेलकम है। आइए लाइव क्लास में, और इसी तरीके से हमारी सारी क्लासें चलती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।